प्रचार में। चुनाव आयोग से अमित शाह को राहत, यूपी में दी चुनाव प्रचार की इजाजत, भड़काऊ भाषण के आरोप में लगी थी रोक, आजम पर पाबंदी को लेकर सपा ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में छिड़ी अनूठी जंग, उद्धव का सामना में पवार को जवाब, लोगों को चाहिए कपड़े तो हाफ नेकर वालों को लाना होगा राज, पवार ने पूछा था क्या ऐसे लोगों को जनता देगी राज। प्रियंका के खिलाफ कुमार विश्वास दर्ज कराएंगे एफआईआर, कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रियंका के सामने विश्वास को गोली मारने की दी थी धमकी, प्रियंका ने ऐसा न करने की दी थी हिदायत। केजरीवाल के सामने ही वाराणसी में भिड़े आप और बीजेपी के कार्यकर्ता, रैली में जमकर हुई नारेबाजी। काले धन का बचाव करते कैमरे में कैद हुए बाबा रामदेव, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस। दिल्ली के नजदीक नोएडा में भयंकर आग से तबाही, दमकल की 11 गाड़ियां मशक्कत में जुटी, आग पर अभी तक नहीं पाया गया काबू। नमस्कार, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो खबर सबसे पहले चुनावों से जुड़ी और खासकर बाबा रामदेव से जुड़ी। राजस्थान के अलवर में एक सभा के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार महंत चांदनाथ योग गुरु बाबा रामदेव से मंच पर पैसे के लेन देन की बात करते कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेस ने रामदेव की शिकायत की है और महंत चांदनाथ की नादानी से सकपकाए बाबा रामदेव उन्हें फुसफुसा कर समझाते नजर आए। मंच पर कैमरे लगे थे और ये पूरी बातचीत कैमरों में कैद हो गई। दरअसल अलवर में एक सभा के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार महंत चांदनाथ और बाबा रामदेव मंच पर मौजूद थे, मीडिया सामने थी। इसी दौरान चांदनाथ मंच पर लगे कैमरों को भूल गए और बाबा रामदेव से अपनी परेशानी का जिक्र करने लगे, जो परेशानी पैसे के लेन देन और काले धन को लेकर थी। लेकिन तभी मौके की नजाकत को भांपते हुए और आने वाले संकट को पहचानते हुए बाबा रामदेव ने तुरंत चांदनाथ को टोका और उन्हें समझाने की कोशिश की, फुसफुसाते हुए कि ये मौका इस तरह की बातचीत का नहीं है। लेकिन जब तक बाबा रामदेव इनकार करते, सहयोगी को समझाते, उससे पहले ही मुसीबत दस्तक दे चुकी थी, क्योंकि पूरी बातचीत कैमरों में कैद हो चुकी थी। बाबा रामदेव लगातार देश में काले धन का मुद्दा उठाते रहे हैं, विदेशों में जमा काले धन को लाने की बात करते रहे हैं। अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव अपने इस दुमोहे रवैये से। तो आप सुन सकते हैं उस बातचीत को, आपको सुनाते हैं वो पूरी बातचीत जो हुई कैमरों में कैद। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े भी गए। और ज्यादा बातचीत और अपडेट के लिए सीधा रुक करेंगे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या माना जाए, चांदनाथ की नादानी अब बाबा रामदेव को भारी पड़ सकती है? देखिए, दो चीजें जो थी, बिल्कुल नादानी है, क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए कि वहाँ कैमरे लगे हुए थे और सारे कैमरे वहाँ जो भी आपस में बातचीत हो रही थी माइक ऑन था। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो क्या वाकई कुछ अनैतिक बातें हो रही थी, इस बात को लेकर के बाबा रामदेव को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं। यहाँ उठ रहे हैं कि किस पैसे की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव, उनके कैंडिडेट क्या कह रहे हैं, कौन सा पैसा कहाँ कम पड़ गया है, कहाँ से आएगा, क्या कुछ छिपाया जा रहा है। इस तरीके की जो शक है ये लोगों के जहन में पैदा हो रहा है और ऐसे वक्त में बाबा रामदेव के लिए जरूरी हो जाता है कि वो चीजें स्पष्ट करें। लेकिन आप यहाँ देखें तो आरएसएस की तरफ से थोड़ी देर पहले बयान आया है, उन्होंने कहा कि काला धन की बात कहां से होने लगी है, जब ये चीज क्लियर ही नहीं है कि वो किस पैसे की बात कर रहे। हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि चुनाव खर्च के लिए उनके कैंडिडेट के पास पैसे नहीं, बाबा रामदेव से बात कर रहे हैं और बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सही समय नहीं है, यहाँ बात मत करो। तो बाबा रामदेव को सामने आना चाहिए और ये बातें स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन चूंकि बाबा रामदेव का कद बड़ा है, वो बात करते हैं ब्लैक मनी की, वो बात करते हैं कि पूरे देश में एंटी करप्शन सिस्टम बने। ऐसे में अगर वो ये कहते सुनते कि यहाँ बात करो
यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। ऐसे वक्त में डबल स्टैंडर्ड की बात सामने आ रही है। जो बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अगर वो कुछ उनके कैंडिडेट कह रहे हैं तो वो बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए था। और यही वजह है कि लोगों के जहन में ये शक जरूर हो रहा है, लेकिन पूरा इशू क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। बिल्कुल, तो ये साफ नहीं है कि आखिरकार किस मसले को लेकर ये बातचीत हो रही थी, लेकिन जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है उसमें पैसे के लेन देन का जिक्र है, जिसमें बाबा रामदेव के सहयोगी पैसे में लेन देन को लेकर अपनी मुश्किल जाहिर कर रहे हैं। नादानी उस वक्त हुई जब ये सारी बातचीत कैमरों में कैद हो गई। हालांकि इस खतरे को बाबा रामदेव ने मनीष भाप लिया था, तभी अपने सहयोगी को उन्होंने अलर्ट भी किया और हिदायत भी दी कि ये मौका नहीं है इस बातचीत का। देखिए, पिछले 3 साल 4 साल की बाबा रामदेव ने जिस तरीके से मीडिया को देखा है, कैमरा सेवी है, हमको पता है कि जो मीडिया है उसके सामने किस तरीके की बातें करनी चाहिए और नहीं कहनी चाहिए। कुछ चीज़ें प्राइवेट में बातें होती हैं, ये बात बाबा रामदेव ने तुरंत रियलाइज कर ली थी, क्योंकि उनके सामने स्वामी अग्निवेश का भी चैप्टर होगा जिसमें उन्होंने अन्ना के लिए काफ़ी कुछ कहा था, कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो खुद का उनका जो पूरा मूवमेंट था उसमें उनके साथ 2-3 बार ऐसी चीज़ें हुई थी जब तमाम चीज़ें कैमरे पर आ गई थी। और इसी वजह से जब तक वो इस चीज़ को डैमेज को कंट्रोल करते, दरअसल चीज़ें तब तक डैमेज हो चुकी थी। मीडिया के सारे बातें मीडिया के पास आ चुकी थी, माइक आम था। लेकिन अभी तक सबसे हैरानी की बात है कि बाबा रामदेव सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बता रहे हैं, जब ऐसे वक्त में पूरे देश में मीडिया में ये चीज़ें जम के चल रही है, उनके बीच की जो बातचीत है उसको दिखाई जा रही है। जितना देर वो चुप्पी साधेंगे ज्योति, उतनी देर तक ये बातें मन में लोगों के शक पैदा करेंगी और तमाम सवाल उठेंगे। लेकिन मनीष, हालांकि कांग्रेस तो पहले से ही बाबा रामदेव को घेरे हुए है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है कि बीजेपी का छुप के प्रचार कर रहे हैं बाबा रामदेव, पैनी नजर रखी जाए बाबा रामदेव पर। यह शिकायत पहले ही चुनाव आयोग में पहुंच चुकी है और अब ये नया प्रकरण किस तरह से मुसीबत खड़ा कर सकता है बाबा रामदेव के लिए? देखिए, किसी के हक में प्रचार करना ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए कोई कैंडिडेट के लिए पैसे देता है या जैसे इलेक्शन कमीशन ने पहले स्पष्ट कर दिया कि कोई एनजीओ या कोई संस्था किसी तरीके की फाइनेंसिंग करती है, वो इलीगल है। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन इस बात से पूछ सकता है बाबा रामदेव के कि आपके जो कैंडिडेट वहाँ पे बीजेपी की जो आपसे बात कर रहे थे कि पैसा नहीं है, तो वो आपसे क्यों बात कर रहे थे? क्या आप पैसा देते हैं उस कैंडिडेट को? क्या चुनाव का कुछ अलग आप खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके की फंडिंग कर रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट को? ये सारे सवालों के जवाब बाबा रामदेव से पूछे जाएंगे। और चूंकि इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस ने शिकायत की है, तो बाबा रामदेव को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। अगर वो सही स्पष्टीकरण दे देंगे, वो कहेंगे कि नहीं सिर्फ ऐसी बातें हो रही थी क्योंकि वो कैंडिडेट इस बारे में बातें कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई अपोजिशन में या कांग्रेस या कोई और पार्टी के कैंडिडेट अगर उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई डिटेल दे देंगे, तो बाबा रामदेव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मनीष काफी अब मीडिया फ्रेंडली बाबा रामदेव माने जाते हैं और जानते हैं कि कैमरों के सामने किस तरह से बिहेव करना है, और वो साफ तौर पर नजर भी आया कि एक तरफ अपने सहयोगी को समझा रहे थे, खतरे को भाप रहे थे और मीडिया के सामने मुस्कुरा रहे थे कैमरे पर, लेकिन मुश्किल में फंस गए आप कहीं ना कहीं। देखिए, मुस्कुरा तो इसलिए रहे थे कि वो दिखाना चाह रहा था कि कुछ ऐसी बातें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है और बड़ी कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है। लेकिन आप ये देखिए ज्योति कि बाबा रामदेव पर ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं। उनकी जो संस्था है उस पर भी तमाम सवाल उठे। जो बाला है उनके बालाकृष्णा, उनके ऊपर फेक पासपोर्ट का मामला चला। ये कहा गया कि तमाम इलीगल पैसा, दूसरे तरीकों से टैक्स का छिपाया जाता पैसा, उनके संस्थान पर आरोप लगे। बाबा रामदेव और उनके जो साथी बाला वो मैनेज करते हैं, इस तरह के आरोप पहले भी लगे हुए हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने इस सारी बातों को आरोप से नगाड़ा था और ये कहा था कि ये कांग्रेस की साजिश है उनको फंसाने की। अब यहाँ की साजिश की बात करेंगे, ये देखने की बात है जब तक वो अपनी बातें स्पष्ट नहीं करते। बिल्कुल, तो जिस तरह से बाबा रामदेव फुसफुसा कर अपने सहयोगी को सावधान कर रहे थे, उससे ये मैसेज जरूर जा रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस बातचीत के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात अब चुनावों से जुड़ी। बीजेपी नेता अमित शाह पर से चुनाव आयोग ने पाबंदी हटा ली है। चुनाव आयोग ने अमित शाह की रैली, जनसभाओं और रोड शो पर से लगी पाबंदी हटा ली है। चुनाव आयोग ने अमित शाह की रैलियों की कड़ी निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप थे, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उनके रैली करने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि अमित शाह और बीजेपी ने दलील दी थी कि उनके भाषण को पूरी तरह से समझा नहीं गया। चुनाव आयोग ने बीजेपी और अमित शाह की दलीलों पर गौर करते हुए शाह पर से पाबंदी हटा दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि ये चुनाव बदला लेने का मौका है और अब हमें अपमान का बदला लेना होगा अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर कर।
तो इस बयान को समाज को तोड़ने वाला जानकर और सद्भावना बिगाड़ने वाला मानते हुए चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद पाबंदी लगा दी थी अमित शाह की रैलियों पर। मैंने जो भाषण की है, मैंने कभी ये सोचकर भाषण नहीं की है कि मेरे शब्दों के कारण चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, ना ये मेरा कभी आशय था। मगर जहां तक भाषणों के इंटरप्रिटेशन का सवाल है, चुनाव आयोग सर्वोच्च संस्था है। चुनाव आयोग ने जो टिप्पणी भेजी है वो मुझे मिली है। मैं चुनाव आयोग की टिप्पणी को आगे पर जब कभी भी मैं चुनाव में हिस्सा लूंगा तब इसका ध्यान रखूंगा और इनकी हिदायत को भी मैं मानता हूं। कोई भी बॉलर जब बॉलिंग करता है तो कभी कभार नो बॉल भी पड़ जाता है। तो अमित शाह पर से पाबंदी हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अमित शाह के मामले में पार्टी बार बार ये कह रही थी कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। हम लोग शुरू दिन से इस बात को कहते थे कि अमित शाह जी की पूरी उनकी बातों को या उनका वक्तव्य को सुना नहीं गया है, और जब उसका संज्ञान आयोग ने लिया है तो उन्होंने पुनः अनुमति दी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। तो राजनेता इस हटी पाबंदी पर अपने अलग अलग राजनीतिक मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यह पाबंदी अमित शाह पर उनकी गलती स्वीकार करने और दिए गए आश्वासन के बाद हटाई है। वहीं बीजेपी नेता लालजी टंडन ने अमित शाह को मिली राहत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। टंडन ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं और दूसरे नेताओं को भी इसका सम्मान करना चाहिए। पहले दिन जब दोनों पे लगाया गया था तब भी आजम ने कहा था कि ये कांग्रेस के इशारे पर कर रहे हैं, यानी उनका चोट फिर भी इलेक्शन कमीशन पे थी। अमित शाह ने ये कहा कि हम हर आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। दोनों की मानसिकता देखिए। फिर अमित शाह ने ऐसी कोई बात कही नहीं कि जो किसी में विद्वेष पैदा करने की बात हो। तो चुनाव आयोग ने फिलहाल बीजेपी और अमित शाह को पाबंदी हटाकर राहत दे दी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की नजरें आजम खान पर लगी पाबंदी के चलते टिकी हुई हैं चुनाव आयोग पर। वहीं अब बात हम समाजवादी पार्टी की अगर करें तो पार्टी को चुनाव आयोग के एक फैसले से बेहद निराशा हुई है। बदजुबानी को लेकर आयोग ने बीजेपी नेता अमित शाह से पाबंदी तो हटा ली, जबकि आजम खान पर पाबंदी अभी भी जारी है। दोनों पार्टी के नेताओं में ये मान रही है समाजवादी पार्टी के इन दोनों के बयान एक जैसे ही थे, तो फिर अमित शाह पर पाबंदी हटाई गई तो अभी तक आजम खान पर से पाबंदी क्यों नहीं हटाई गई, इसी को लेकर सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी। आजम साहब के मामले में निर्वाचन आयोग ने नाइंसाफी की है। ये मानते हैं हम कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का कोई नैतिक और मानवीय आधार भी होता है। जिस तरह से अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने वैमनस्य फैलाया, सांप्रदायिकता फैलाई और जिनकी भूमिका संदिग्ध रही, गुजरात के मामले में मुसलमानों का कत्लेआम किया और लगातार उत्तर प्रदेश में धमकी दे रहे हैं चुनी हुई सरकार को हम चुनाव के बाद में जब दिल्ली में आएंगे तो भंग कर देंगे उत्तर प्रदेश की सरकार। ये संवैधानिक स्थिति है क्या? क्यों नहीं निर्वाचन आयोग इनसे जवाब तलब किया? ये तो इलेक्शन कमीशन की दो तरफा सोच है। हमें लगता है इलेक्शन कमीशन भी नरेंद्र मोदी और भाजपा के दबाव में है और उनके दबाव में काम कर रहा है। अमित शाह को छोड़ना और आजम खान पे प्रतिबंध लगाना, ये तो देश में अल्पसंख्यकों के प्रति उनका व्यवहार पता लग रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे अगर अमित शाह पे उन्होंने रोक हटाई तो आजम खान पे भी उन्हें रोक हटानी चाहिए। तो बीजेपी नेता अमित शाह पर से पाबंदी हटा ली गई है। ऐसे में जहां बीजेपी ने खुशी जाहिर की है, वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बीजेपी को आयोग के फैसले का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे पाबंदी लगाने की बात हो या पाबंदी हटाने का आदेश हो। उन्होंने अगर अपनी से रोक लगाई थी उस वक्त मैंने कहा था उनका हक बनता है, उन्होंने अपना फर्ज अदायगी की है।
बीजेपी ने उस बात को क्रिटिसाइज किया था। आज उन्होंने रोक हटा ली है, बीजेपी उसका इस्तेमाल करेगी। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जो भी किया, अगर उनकी करने की वजह से अमित शाह साहब को आगे एहतियात बरतने की मजबूरी होगी तो वो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन कभी ये नहीं चाहता है कि किसी का गला घोट दे या किसी को चुप कर दे। बस वो ये चाहता है कि सही अल्फाज और सही जज्बात इलेक्शन में सामने आने चाहिए। अगर वो इसमें कामयाब हुए हैं तो उनको भी मुबारकबाद और जमहूरियत को मुबारकबाद। तो अमित शाह को मिली राहत पर आप नेता मयंक गांधी ने कहा है कि चेतावनी की जगह उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अमित शाह ने भड़काऊ बयान दिया था, ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अमित शाह का एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ये है कि दो रिलीजन के बीच में वो झगड़ा करवाते हैं। उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए, हिंदुओं का वोट लाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वो हिंदू वोट बैंक उसकी तरफ आए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन उनको वार्न करके वापस दे दिया। हमें लगता है वो ठीक नहीं है, उसको बाहर रखना चाहिए था इलेक्शन प्रोसेस के। तो वहीं देश भर में तूफानी दौरे करने वाले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली मौसम के भंवर में फंस गई है। यूपी के अकबरपुर में रैली करने से पहले ही आंधी और बारिश ने तमाम व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा रैली स्थल तबाह हो गया है। आंधी की वजह से रैली में लगाई गई कुर्सियां गिर गई हैं। यही नहीं, मंच भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया और टूट गया है। दरअसल मोदी की आज यहां रैली होनी थी और तमाम भव्य इंतजाम मोदी की रैली के लिए इस इलाके में किए गए थे, लेकिन आंधी तूफान और प्राकृतिक कहर के चलते पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वक्त तो चला छोड़े, इस ब्रेक हम लौट रहे हैं जल्द। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुमच्या अनेक समस्या पवार साहेबांच्या धोरणामुळे दूर झाल्या, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। वेलकम बैक। खबर बनारस से, जहां कल आम आदमी पार्टी के समर्थक और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प की खबरें हैं। आपको बता दें कि ये तमाम समर्थक बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ता थे जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी तब कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी के बनारस से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी रैली कर रहे थे। तभी अरविंद की रैली के सामने ये लोग आ गए और नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। उनका मकसद अरविंद केजरीवाल की रैली को रोकना था। हालांकि दोनों के ही कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई और इन हुड़दंगियों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो अलग अलग जगहों पर लगातार अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अरविंद खुद इस बात को मानते हैं कि वो इन तमाम कड़ी से कड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। तो काशी में प्रचार के दौरान केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान आप और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। आप संयोजक केजरीवाल का कहना है कि इस तरह के विरोध का सामना करने के लिए वो तैयार है। हम नफरत की राजनीति को प्यार में बदलने आए हैं।
विरोध कर रहे हैं वो करेंगे जी। जब आप इस देश के सबसे बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स को चुनौती देते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो जिन लोगों के इंटरेस्ट्स को आप चुनौती दे रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही। आपको इसके लिए तैयार रहना है और हम इसके लिए तैयार हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी झेलने के लिए तैयार हैं। सच्चाई के रास्ते पे अड़चन जरूर आती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है, ये मेरा विश्वास। तो काशी में केजरीवाल की सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर कुमार विश्वास ने नाराजगी जताई। विश्वास ने कहा कि बीजेपी चाहे कितना भी जोर लगा ले, मोदी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी संस्कृति है कि हम पर आप पत्थर फेंकिए, हम फूल फेंकेंगे। हम तो यही करते हैं, आप हमारे ऊपर आइए। हमारा नारा ये है, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। मैं भी प्रियंका गांधी से कहना चाहता हूं कि वो जगह स्थान बता दें। मैंने लेटर भी लिखा था राहुल गांधी को, मैं हाजिर हो जाऊंगा। षड्यंत्र करने की क्या जरूरत है कि किसी दूसरे उत्साही कार्यकर्ता से आप गोली मारने की बात करें। वहीं मोदी और चिदम्बरम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चिदम्बरम ने मोदी को एनकाउंटर मिनिस्टर कहा, जिसका करारा और पलट जवाब देते हुए मोदी ने चिदम्बरम को पुनर्गठन मंत्री कहा। यही नहीं, मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस के एक ऐसे मंत्री हैं जो हार की डर से की वजह से मैदान छोड़कर ही भाग गए हैं। रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहा चिदम्बरम को नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए। आपके एनकाउंटर मिनिस्टर चुनाव लड़ने की हिम्मत छोड़ दी। लोगों को मालूम है पिछली बार तो जो इकोनॉमिक्स में एनकाउंटर करते हैं, जो चुनाव जीतने के लिए रिकाउंटिंग करते हैं, उनको पता है इस चुनाव में रिकाउंटिंग से भी कोई मेल बांटने वाला नहीं है, इसलिए चुनाव के मैदान छोड़कर भागना पड़ा। Mr. Modi is a compulsive liar. He has been Mr. Modi is a compulsive liar. He's been told there was no recount in that constituency. The election petition demands a recount. Yet he continues to make this false statement. This is one among many false statements that he has made. If he's calling me that, I can call him Encounter Chief Minister. तो जुबानी हमलों का दौर जारी है। चिदम्बरम भी नहीं रुके। चिदम्बरम ने भी कहा कि मोदी झूठ बोलने में माहिर है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है, इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। वेलकम बैक। तो जम्मू कश्मीर में सरपंचों पर आतंकवादियों के हमले जारी हैं। ताजा मामला पुलवामा जिले का है, जहां के एक सरपंच के बेटे की आतंकवादियों ने बीती रात हत्या कर दी। आतंकियों ने इलाके में लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस हत्या को भी इस चेतावनी के मद्देनजर देखा जा रहा है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक सरपंच मोहम्मद अमीन पंडित को भी गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 2011 में हुए पंचायत चुनावों के बाद से ही सरपंच और पंच आतंकियों के निशाने पर हैं, जिसके चलते पंच और सरपंच राज्य सरकार से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये मेरा छोटा भाई है और इसकी एज 45 के करीब है। कल शाम 9:30 बजे नामालूम बंदूकबाजों ने इसको अपने घर से अगवा किया और इसके बाद घर से लेके 600 मीटर दूर इसकी लाश एक सड़क पर पड़ी मिली। पहले उसको ज़ब्ह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब उसने ऐसा करने नहीं दिया तो इसके सर पर डायरेक्ट फायर किया गया और जिस वजह से इसकी मौत वाक़या होगी वहीं पे। वहीं नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 18 में आज सुबह 8 बजे अचानक जीओपी प्लाजा की पहली मंजिल पर आग लग गई। आग से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग बुझाने से पहले ही
ये दूसरी मंजिल तक फैल गई। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची, हालांकि अभी तक आग पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया गया है। बड़ी मशक्कत की जा रही है, दमकल कर्मी जुटे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। तो आग के दौरान काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। मेरा नाम राखी मित्तल है। पूरा इंडिया अगर मैं देखूं आज की डेट में तो प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ बढ़ रहा है, पर जब मैं उसकी सड़कें देखती हूं, जब मैं अपने घर पर जाती हूं और मुझे शाम तक पानी का इंतजार करना पड़ता है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है और मुझे बिजली का इंतजार करना पड़ता है, ये जो हमारी रोजाना की जरूरत है, एक प्रोग्रेसिव नेशन की जरूरत है, उसके लिए भी मुझे रोज फाइट मारनी पड़ती है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि मैं गलत चुनाव कर रही हूँ अपने लीडर्स का, या मेरे लीडर्स में इतना दम नहीं है कि वो मेरे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि अच्छे लीडर्स को हम आगे चांस दें। आप शपथ लीजिए कि आप जरूर वोट करने जाएंगे, ये आपका हक है। मेरा नाम गुंजा शर्मा है। मेरे ख्याल से आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है विमेन सिक्योरिटी। बहुत सुना जाता है इस बारे में, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ये मैनिफेस्टो में ये चीज़ भी है। हम लोग आजकल 21st सेंचुरी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम रह रहे हैं, मॉल्स हैं, मेट्रो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है हम अभी भी बहुत पिछड़ा, एक 30 साल पुराने किसी जगह में रह रहे हैं। गर्ल्स और इवन छोटे बच्चे तक सिक्योर नहीं है, बाहर जाने में डर लगता है। आप शपथ लीजिए कि इस चुनाव में आप वोट जरूर देंगे। मेरा नाम कनिका आनंद। आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मेरे ख्याल से आज जब मैं बाजार जाती हूँ, सब्जी खरीदती हूँ, तो वो आज बहुत कीमत में मिलती है, बिकती है। दूध देखो तो वो कितनी ज्यादा कीमत पे बिक रहा है, और अगर हमको कुछ अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना होता है तो वो हमारी कीमत से ज्यादा चला जाता है, हमारा बजट उतना नहीं हो पाता है। आप आज शपथ लीजिए कि आप वोट जरूर डालने जाएंगे। सटीक, भरोसेमंद, जानिए अब तक के अनदेखे इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े समीकरण, कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, श्रीमती सोनिया गांधी, सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
नौसेना प्रमुख पद पर रॉबिन धवन की नियुक्ति से पश्चिमी कमांड प्रमुख शेखर सिन्हा नाखुश, अपनी वरिष्ठता पर उठाया सवाल।